हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आज आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आप अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार शानदार ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, ये क्लास हमारी एएलपी साइंस की शानदार ज़बरदस्त क्लास रहने वाली है। इस क्लास में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया और लास्ट में हमने इस क्लास में वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन किया है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, ये जो क्लास हमारी होती है डेली सुबह आप लोग के सामने 8 बजे आ जाती है, इसलिए तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए जिससे आपको तुरंत फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, आज की क्लास का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों कि कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है पौधे और पशुओं को, ऑप्शन बी है फसल वाले पौधों को, ऑप्शन सी है केवल फलों के पौधों को, ऑप्शन डी है कृषि को। तो साथियों, कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है, ध्यान देना है, पौधों और पशुओं को कृषि शास्त्र में उन्नत किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, सघन खेती का संबंध किससे है। जी हाँ साथियों, सघन खेती का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है श्रम के सघन उपयोग से उपज, या उर्वरक के सघन उपयोग से, या आयनित निवेशकों के बड़े पैमाने पर उपयोग द्वारा उपज बढ़ाना, या मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। तो साथियों, जो सघन खेती का तात्पर्य होता है वह मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना, उसको बोलते हैं सघन खेती। ध्यान रहेगा क्या, सघन खेती का संबंध किससे होता है साथियों, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज को बढ़ाना, ये इसका तात्पर्य होता है। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों कि ट्रैक फार्मिंग। जी हाँ साथियों, ट्रक फार्मिंग क्या है। व्यापार स्तर पर सब्जियों की कृषि, या व्यापारिक स्तर पर फलों की कृषि, या व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि, या भारी संख्या में ट्रक संचालन करना। तो साथियों, जो ट्रक फार्मिंग होती है उसका तात्पर्य होता है साथियों, ट्रक फार्मिंग का तात्पर्य क्या है, ट्रक फार्मिंग का तात्पर्य क्या हो जाएगा, ट्रक फार्मिंग का तात्पर्य हो जाएगा हमारा व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि। क्या हो जाएगा, व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की कृषि जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ट्रक फार्मिंग से संबंध। क्या हो जाएगा, ट्रक फार्मिंग से संबंध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, फ्लोरीकल्चर। जी हाँ साथियों, फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है फलों का, ऑप्शन बी है सब्जियों का, ऑप्शन सी है वनों का, ऑप्शन डी है फूलों का। तो साथियों, फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे हो जाएगा, इसके अंतर्गत हम किसका, फूलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या साथियों, पोमोलॉजी। जी हाँ साथियों, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का, फूलों का, शाक सब्जियों का, या वनों का। तो साथियों, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, ओलेरीकल्चर। जी हाँ साथियों, ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है। ओलेरीकल्चर का संबंध किससे है, सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, या फल विज्ञान से। तो ओलेरीकल्चर का संबंध साथियों किससे हो जाएगा, ओलेरीकल्चर का संबंध हो जाएगा सब्जी विज्ञान से। किससे हो जाएगा, सब्जी विज्ञान से संबंध हो जाएगा ओलेरीकल्चर का। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है साथियों, सिल्वीकल्चर। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत, जी हाँ साथियों, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है फलों का, ऑप्शन बी है फूलों का, ऑप्शन सी है साग सब्जियों का, ऑप्शन डी है वनों का। तो साथियों, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, वनों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मोनोकल्चर। जी हाँ साथियों, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है ये, स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का, या आजीविका कृषि का मतलब विशिष्ट लक्षण है, या व्यापारिक अनाज की कृषि का, या विशिष्ट बागवानी का। तो साथियों, जो मोनोकल्चर होता है वह स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण होता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। जी हाँ साथियों, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए है भूमि विज्ञान, या
भूगर्भ शास्त्र या डोक्सोलॉजी या पारिस्थितिकी। तो साथियों हमारा प्रश्न क्या है, मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है वह भूमि विज्ञान होता है। क्या होता है, भूमि विज्ञान। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मृदा से संबंधित विज्ञान जो क्या कहलाता है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कि मृदा से जो संबंधित विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए मृदा विज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन सी परिस्थितिकी, ऑप्शन डी भूमोलॉजी। साथ आप लोग समझ गए होंगे पढ़ के ही कि मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा विज्ञान। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देते हैं साथियों, जीवित चीजों पर मुद्दा। जी हाँ साथियों, प्रश्न हमारा क्या है कि जीवित, ये प्रश्न ध्यान देते हैं यहाँ से कि जीवित चीजों पर मुद्दे के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो एंड्रोलॉजी, एडोफोलॉजी या एग्रोबायोलॉजी या डेस्मोलॉजी। तो साथियों क्या ध्यान देना है, हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, हमको ये ध्यान देना है कि जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीज़ों पर मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो ये मृदा, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव, यहाँ क्या होना चाहिए, मृदा। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो एडोफोलॉजी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, एडोफोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान। जी हाँ साथियों, क्या प्रश्न है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, A4, B6, C8 या 11। तो साथियों भारतीय कृषि अनुसंधान समिति ने भारतीय मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया, तो ध्यान देना है 6 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में, 6 भागों में विभाजित किया है भारतीय कृषि अनुसंधान ने। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न है साथियों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नूतन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नूतन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, खादर, बांगड़, भावर या रेह। तो साथियों जो नूतन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर नाम से जानते हैं। किस नाम से, खादर नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जी हाँ साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कार्बनिक पदार्थ, गोबर की खाद या टिटेनिसीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमरस या ह्यूमस। तो साथियों काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के कारण इसका काला रंग होता है। तो ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, ऑप्शन सी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। जी हाँ साथियों, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी है लेटेराइट मिट्टी। तो साथियों किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है, तो आंसर हो जाएगा काली मिट्टी में सबसे अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए साथियों वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो फटाफट आप प्रश्न पढ़ते जाएंगे, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा और हम भी आंसर का जिक्र करते जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं कि आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का रंग निर्धारित करता है। जी हाँ साथियों, आंख का कौन सा भाग होता है जो आंख के रंग को निर्धारित करता है, तो उसको बोलते हैं आइरिस, जिसको परितारिका बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, आइरिस आंखों के रंग का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न क्या है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों, तो ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। जी हाँ साथियों, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, पुतली। जी हाँ साथियों, पुतली निर्धारित करती है कि आंखों में कितना प्रकाश जाना है, जिसे नेत्र का तारा भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। जी हाँ साथियों, कौन सा यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो माइक्रोफोन होता है। ठीक है, जिसका आविष्कार एमिली बर्लिनर ने किया था। किसने किया था, एमिली बर्लिनर ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइक्रोफोन है जो जिसका काम होता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, जिसका आविष्कार एमिली बर्लिनर ने किया था। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न क्या है, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को, जी हाँ साथियों, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो आंसर हो जाएगा विद्युत सर्वोयंत्र होते हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। गिरगिट रंग क्यों बदलता है साथियों, तो गर्मी सहन करने के लिए गिरगिट जो है तो रंग बदल लेता है। क्या साथियों, गिरगिट जो है गर्मी सहन करने के लिए रंग बदल
बदल लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण कौन से हैं साथियों? तो खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की जो गंध होती है, इत्र की जो महक होती है, ये गैसों के प्रसरण के प्रमुख उदाहरण, जिससे अपन को ये पता चल जाए कि गैसों में प्रसरण पाया जाता है। ठीक है, इसका ये उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रश्न है विद्युत मोटर टेलीफोन। जी हाँ, पढ़ देता हूँ मैं वहाँ पे ये अंडरलाइन करके कि विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? तो ये चुंबकीय प्रभाव पर सारे यंत्र कार्य करते हैं, चाहे वो विद्युत मोटर हो, चाहे वो टेलीफोन हो, चाहे वो टेलीग्राफ हो या विद्युत घंटी हो, ये सारे विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तेल की बूंदें पानी पर क्यों फैल जाती है? जी हाँ साथियों, तेल की बूंदें पानी पर क्यों फैल जाती हैं? तो इस वजह से साथियों जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्या? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होने के कारण तेल की बूंदें पानी पर फैल जाती हैं। द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती हैं? तो ये भी पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंदें गोलाकार होती हैं। अगला प्रश्न क्या है, धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? जी हाँ साथियों, धातु की शुद्धता का निर्धारण आर्किमिडीज के सिद्धांत के इसकी सहायता से किया जाता है कि यह धातु शुद्ध है या अशुद्ध। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न परमाणु विखंडन। जी हाँ साथियों, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। किस लिए जाता है? विद्युत बनाने में किया जाता है। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का जो प्रयोग होता है वह विद्युत बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न क्या साथियों, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। जी हाँ साथियों, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलने लगता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु, किस मिश्र धातु का बना होता है? टिन व शीशे का ये बना होता है फ्यूज तार, जिसमें 70% टिन और 30% शीशा पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा क्या, इस तरह से बना होता है, टिन व शीशा से मिलकर फ्यूज तार बना होता है। अगला प्रश्न क्या है साथियों, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? जी हाँ साथियों, क्यों तैरते हैं बादल वायुमंडल में? अल्प घनत्व के कारण या बोल दें निम्न घनत्व के कारण। वहाँ पे घनत्व क्या होता है? कम होता है, इस वजह से बादल वायुमंडल में तैरने लगते हैं। मात्र में दो ऊतक कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? मतलब अपन कुल मिला कह सकते हैं अपने शरीर में ऐसे कौन से जो ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो नाखून और जो कॉर्निया होती हैं वह खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो कान में पाई जाती है। ठीक है, मानव शरीर में की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। अगला प्रश्न क्या है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जी हाँ साथियों, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव्य के वाष्पन सिद्धांत पर रेफ्रिजरेटर कार्य करती है। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो बेरी बेरी जो बीमारी होती है वह विटामिन B1 की कमी से होती है। विद्युत प्रेश के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? जी हाँ साथियों, किसके बीच रखा जाता है? नाइक्रोम को अभ्रक के बीच रखा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो ध्यान रहना चाहिए, रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से बच सके वह व्यक्ति। क्या है, क्यों अंदर की तरफ झुकता है? क्योंकि जिससे गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर की तरफ बना रहे, जिससे वो गिरने से बच सके। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं साथियों? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। तो साथियों ये थी आज की शानदार जबरदस्त क्लास। आपको भी हमारी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी आज पढ़ने के बाद, इसलिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद। जय जय श्री राम।